नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का 5 चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि तत्व किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हम जानेंगे डोबेराइनर की त्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि यह सब असफल हो चुकी थी। तो यहां पे सफल रहा कौन, वह है आधुनिक आवर्त सारणी। जब यह सफल रहा तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, बोले तो गुण के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा संयोजकता किसे कहते हैं, परमाणु साइज क्या होता है, धात्विक गुण और अधात्विक गुण क्या होता है। आया बात समझ में। इस चैप्टर में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को तत्व, अणु, परमाणु ये सब तो बहुत पहले से ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। और अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ये तो हो गया तत्व कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, और अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। आखिरकार ये अब अणु क्या होता है, तो अणु किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अणु कहलाता है। और परमाणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परमाणु कहलाता है। और आपको यह भी पता होगा कि परमाणु 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और वह बाहर बाहर क्या होता है, घूमता है। प्रोटॉन क्या होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और वह नाभिक, बोले तो केंद्र में रहता है। और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता और यह कहां रहता है, यह भी नाभिक में ही रहता है। हाँ, ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटॉन किसे कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश रहित कण को न्यूट्रॉन कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश रहित कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आया बात समझ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु संख्या किसके बराबर है, तो वह प्रोटॉन के बराबर है। जो प्रोटॉन वही परमाणु संख्या। आई बात समझ में। अब ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसका, परमाणु का। तो चलिए देखते हैं। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और अभी हम लोग पढ़ के आए कि परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वह द्रव्यमान क्या होगा उसका, तो वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का जोड़ दो पूरा का पूरा, वही निकल जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। आया बात समझ में। मतलब अगर हम अपने आप को तौलने लगे तो मेरा वजन क्या होगा, मेरे हाथ का वजन, मेरे पेट का वजन, मेरे पैर का वजन, तो पूरा का पूरा सबको जोड़ दो तो मेरा वजन निकल जाएगा। वैसे ही परमाणु द्रव्यमान निकलता है। परमाणु जो है वह 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को जोड़ दो तो निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ यह है कि इसको तौलेंगे कैसे। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन है इसको तौल लेंगे क्योंकि यह नाभिक में बीचों बीच में है और स्थिर है, तौल लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन भी बीचों बीच में स्थिर है, तौल लेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनवा है वह गोल गोल घूमते रहता है, उड़ते उड़ते क्या करते रहता है, ये नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। तो जब ये स्थिर रहेगा नहीं तो इसको तौलेंगे कैसे, जब तौल नहीं पाएंगे तो फिर परमाणु द्रव्यमान निकलेगा कैसे। तो यहां सिंपल सा कहने का बात है कि यह बस कहने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। असलियत में यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आई बात समझ में। ये बस कहने के लिए है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपके सामने इतने सारे बुक रखे हुए हैं, हम बोल दे कि इसमें फिजिक्स के 5 बुक हैं, इसमें से एक निकालो और उसको पढ़ो, तो हमको लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा फिजिक्स के सभी बुक ढूंढने में। ठीक है, वही हाल इस लड़के के साथ हो गया कि इसको बोल दिया गया कि 118 तत्वों में से कार्बन ढूंढ के दिखाओ। तो ये बेचारा कार्बन ढूंढते कि आखिर कार्बन है कहां, है कहां, है कहां। ठीक है, ये भी थक गया ढूंढते ढूंढते। यही एक काम करते, इतने सारे बुक को अगर हम समेट के रख देते कि फिजिक्स का बुक यहाँ पे, इंग्लिश का बुक यहाँ पे, हिंदी का बुक यहाँ पे, ऐसे करके अगर हम इसको समेट के रख देते तो हमको आसानी होता ढूंढने में कि कौन सा बुक कहाँ है।
अब आई बात समझ में कि आखिरकार तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण किए कौन कौन। तो एक आदमी थे कौन, डोवेराइनर, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कि तत्वों को मतलब बोले तो सुव्यवस्थित ढंग से रखे, मतलब उनका वर्गीकरण किए। तो अब हम जानेंगे कि डोवेराइनर के ट्रिक क्या। तो डोवेराइनर जी का कहना था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार यदि बैठाया जाए तो 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त होता है जिसे त्रिक कहते हैं। जैसे कि यहां पे देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन समान गुणधर्म वाले तत्व हैं और इनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बैठाया गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम त्रिक बोलेंगे। इतना ही नहीं, इनका यह भी कहना था कि त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का माध्य होता है, मतलब औसत होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए लिथियम और पोटेशियम का यदि हम औसत निकाले तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर निकलेगा, ठीक है। यदि हम क्लोरीन और आयोडीन का औसत निकाल दे तो वह ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग में बराबर निकलेगा। यही इनका कहना था। इतना अच्छा दिमाग लगाने के बाद भी ये फेल कैसे हो गए, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण था कि ये केवल 3 त्रिक ही बना सके थे, उससे ज्यादा ये नहीं बना पाए। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। मतलब हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के समान है, लिथियम का गुण सोडियम के समान है और बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के समान है। आई बात समझ में। और इसकी तुलना इन्होंने संगीत के अष्टक से की। कौन सा, सा रे ग म प ध नी, फिर से शुरू होता है सा रे ग म प ध नी, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। इतना अच्छा होने के बाद भी ये फेल कैसे हो गया, तो चलिए अब जानते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या थी। तो इनका यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। कौन सा कैल्शियम, जो हम लोग परमाणु संख्या के अनुसार याद किए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस यहीं तक काम करता था। लेकिन ये आदमी क्या किए, उसके बाद वाले को भी बैठा दिए। कौन सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सबको भी ये इसमें क्या कर दिए, बैठा दिए। जब बैठा दिए तो मेल खेबे नहीं कर रहा था, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये आदमी एक और काम कर दिए कि अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व को एक ही साथ बैठा दिए। जैसे कि यहां पे देख सकते हो कॉपर और निकेल, इनका गुणधर्म अलग है लेकिन फिर भी इनको एक ही साथ बैठा दिए। तो यही इसकी क्या थी, कमी थी। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। अभी तक 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। यह सबसे पहले प्रत्येक तत्व को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाकर उनके रासायनिक गुणधर्म को मालूम किए और उसके बाद सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किए। इनके आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें समूह कहते, ठीक है, और इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहते। मतलब जो खड़ा हुआ लाइन है उसे बोलेंगे समूह और जो सोया हुआ लाइन है उसे बोलेंगे आवर्त। और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि इस तरह के गुणधर्म वाले तत्व भविष्य में जरूर खोजे जाएंगे और ऐसा हुआ भी। जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये तत्व इनके आवर्त सारणी में एकदम फिट बैठ गया और ये बाद में खोजे गए थे, ठीक है। और हम लोग को पता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी, इसलिए एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। अभी तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसके बाद जाके हुई, ठीक है। तो बाद में इसमें अक्रिय गैसों के लिए एक अलग समूह बनाया गया। यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब बात करेंगे हम लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी थी। इनके समय समस्थानिकों का खोज नहीं किया गया था। अब ये समस्थानिक क्या होता है, तो तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसे ही समस्थानिक कहा जाता है। तो अभी तक समस्थानिक का खोज नहीं किया जा चुका था, इसलिए इसमें समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। यह भी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। और इनका तीसरा सबसे बड़ा गलती था न्यूलैंड्स की तरह कि ये भी कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सही क्रम में नहीं बैठा पाए थे, आगे पीछे बैठा दिए थे। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे
आधुनिक आवर्त सारणी। ये तो पता ही है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की और यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और यह परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मतलब जो खड़ा लाइन है उसे समूह बोला जाएगा और जो सोया हुआ लाइन है उसे आवर्त बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया जो कि मेंडलीव जी नहीं कर पाए थे और इन्होंने भी अक्रिय गैसों के लिए एक अलग समूह बना दिया था। समस्थानिकों की बात करें तो इसमें उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी क्योंकि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है और यह परमाणु संख्या पर ही आधारित सारणी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी जो कि सफल रहा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं। ये तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ के आए हैं कि सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे कि ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है तो इसका 2 संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता की क्या भूमिका। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। अब ये समूह क्या होता है, तो जो खड़ा लाइन रहता है उसे समूह कहते हैं और जो सोया हुआ लाइन रहता है उसे आवर्त कहते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ के आए। इसमें बोल रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। अगर हम लोग यहां गौर से देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में सबसे बाहरी कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब सभी का संयोजकता क्या है, एक ही है। मतलब सभी का संयोजकता समान। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। मतलब आवर्त में बाएं से अगर हम लोग दाएं जाएंगे, कहां से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक अगर हम लोग जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर, कहां से, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 3, 2, 1 करके 0 हो जाती है। जैसे कि सोडियम की बात करें तो इसका संयोजकता 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0, 1, 2 ऐसे करके घटते भी जाता है। ठीक है, ये हो गया संयोजकता की कहानी। इससे हम लोग को पता चलता है कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, उसके बाद फिर घटती है और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु साइज किसे कहते हैं। किसी परमाणु के केंद्र से बाहरी कोष की दूरी परमाणु साइज कहलाती है। मतलब किसी परमाणु का केंद्र बोले तो नाभिक से लेके सबसे बाहरी कोष की जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु साइज। और परमाणु साइज को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब ये परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है, जब कोषों की संख्या बढ़ती है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में कोषों की संख्या 1, लिथियम में 2, सोडियम में 3 और पोटेशियम में 4। इससे हम लोग को पता चलता है कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और जब भी कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। बोले तो परमाणु साइज बढ़ेगा। अब आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब ये क्या हो गया, अभी हम लोग पढ़े कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती और घटती कब है, जब भी कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और जब भी कोषों की संख्या घटती है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि कोषों की संख्या समान है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब में क्या देखते हैं कि कोषों की संख्या 3, 3, 3, 3 सब में 3, 3 है। तो आखिर ये परमाणु त्रिज्या घट क्यों रही है, तो इसमें गौर देने वाली बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। जैसे भी हम लोग बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे कि सोडियम के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह केंद्र की ओर आकर्षित होता है। तो अगर हम सोडियम की बात करें, किसकी बात करें, सोडियम की बात करें, तो इसके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि केंद्र की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि केंद्र की ओर आकर्षित होगा। वैसे अगर हम धीरे धीरे बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि केंद्र की ओर आकर्षित होगा, जिसे केंद्र की ओर आकर्षित होने के चक्कर में इसका साइज छोटा होते जाता है। आई बात समझ में, जिससे हम लोग को यह रिजल्ट निकलता है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु त्रिज्या घटता है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारिणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक गुण के बारे में। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता को धात्विक गुण कहते हैं। अब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता कब है, उसको छोड़ता कब है? वह तभी छोड़ता है जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी अधिक हो। जैसे कि इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत कम है, तो इसको त्यागना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, अधिक है, तो इसको त्यागना थोड़ा आसान होगा। जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि धात्विक गुण तभी बढ़ता है जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और अभी हम लोग ये पढ़ के आए कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और ये तो पता ही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा। क्यों? धात्विक गुण कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरियां बढ़ती है। तो हम लोग को ये साफ साफ इसमें दिख रहा है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरियां बढ़ रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाएगा, मतलब धात्विक गुण बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। और ये भी हम लोग देख के आए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो धात्विक गुण भी घटेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब हम लोग को इससे यह पता चला कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। जिससे यह पता चलता है कि अधिकतर धात्विक गुण वाला तत्व हमें इस कोना में मिलता है और अधात्विक गुण वाले तत्व हमें इस कोना में मिलता है। और ये तो पता ही होगा, जिसके कारण धातु हमें इधर, सारे के सारे धातु इधर मिल जाते हैं और अधातु ये हो गए और बीच वाले ये उपधातु हो गए, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अधात्विक गुण। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को अधात्विक गुण कहते हैं। वहां हम लोग पढ़े किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता को धात्विक गुण कहते हैं, और यहां पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को अधात्विक गुण कहते हैं। अब ये ग्रहण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरियां कम रहेगी। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरियां कम है, मतलब इसमें ग्रहण करना आसान है, जिससे पता चलता है इसमें धात्विक गुण ज्यादा है। और इसमें ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरियां अधिक है। जिससे यह पता चलता है कि अधात्विक गुण व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या का। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो अधात्विक गुण घटेगा, अगर परमाणु त्रिज्या घटेगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटती है। और अभी हम लोग ये पढ़ के आए कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो अधात्विक गुण अपने आप घटेगा। ठीक है। आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ती है। और अभी हम लोग ये देख के आए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। जब धात्विक गुण घटता है तो इसमें क्या होगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि आधुनिक आवर्त सारिणी में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है और बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। आई बात समझ में? जिसके कारण से इस कोने में अधात्विक गुण वाले तत्व नहीं मिलते और इस कोने में अधात्विक गुण वाले कण बहुत ज्यादा मिलते। आई बात समझ में? जिसके कारण अधातु इधर पाए जाते। ठीक है। तो अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें कि धातु कहां मिलते हैं और अधातु कहां मिलते हैं। ठीक है। और उपधातु भी कहां मिलते हैं। अक्रिय गैस के बारे में आप लोग को नहीं पता, तो अक्रिय गैस 18वें ग्रुप में मिलते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो उससे पहले एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारिणी के गुण धर्म। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। अभी हम लोग देख के आए, भले ही इसमें कोषों की संख्या वृद्धि हो, लेकिन संयोजकता सबका क्या रहता है? समान रहता है। बाहरी कोष में समान इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। जैसे कि 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये होते रहता है। आगे है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अभी हम लोग देखें, भले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, लेकिन नीचे जाने पर इसमें क्या होती है? कोषों की संख्या वृद्धि होती है। शुरू में देखे थे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कोषों की संख्या वृद्धि हो रही थी, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है।
ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। भले इसमें कोषों की संख्या समान हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब वृद्धि करता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ठीक है। आगे है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अभी हम लोग देखें कि परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो धात्विक गुण भी अपने आप बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा। अब इसी के उल्टा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटती है और बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ती है। यह था आधुनिक आवर्त सारिणी का गुणधर्म। ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां n क्या होता है, कोषों की संख्या को दर्शाता है, जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, 9th में पढ़ के हम लोग आए हैं। ठीक है। और ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी जो कि सफल रहा है। इधर मिलेंगे धातु, इधर अधातु, और ये रहा उपधातु, और ये रहा अक्रिय गैस। आई बात समझ में। इसमें आवर्त की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और बात करें समूह की तो समूह की संख्या कितना है, 18 है। ये हम लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है। ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी जो कि अभी तक सफल है। इसकी खोज कौन किए थे, तो हेनरी मोसले किए थे। ठीक है। चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इसका PDF चाहिए तो डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम, वहां पे फ्री में मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना है।